हेलो फ्रेंड्स, मैं शशि एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शशि विद जी के क्लासेज में। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे ब्रह्मांड की उत्पत्ति। जैसा कि आप लोग जानते हो, हम लोग इसकी 2 क्लासें कर चुके हैं, फर्स्ट सेकंड क्लास। फर्स्ट सेकंड क्लास में हम लोगों ने जाना था जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है ये किस संकल्पना पर आधारित है, किस व्यक्ति ने, किस भूगोलवेत्ता ने कौन सा सिद्धांत दिया है, एडविन हब्बल ने कौन सा सिद्धांत दिया है, तथा अन्य जो व्यक्ति हुए हैं उन्होंने किस प्रकार से अपना विचार रखा है। ठीक है, तो आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे सच में ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, तो अब आप लोग पॉइंट बनाइएगा। ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ब्रह्मांड की उत्पत्ति। बनाया सभी ने? एक बात ध्यान से सुनिएगा, सभी लोग नोट्स बनाते हुए चले, इससे रिवीजन करने में आसानी होती है। कभी आपके पास मोबाइल होता है, कभी नहीं होता है, तो इससे क्या होता है कि हम जब हमें रिवीजन करने की आवश्यकता होती है तो हम नोट्स उठाते हैं और एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो इसलिए नोट मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, और आप लोगों को ये क्लास स्टार्ट टू एंड तक देखनी है। जिसने अभी तक हमारी क्लास फर्स्ट सेकंड क्लास को नहीं पढ़ा है, पहले आप लोग वो क्लास पढ़िएगा, इसके बाद इस क्लास को पढ़िएगा, तो आपको सारे पॉइंट क्लियर हो पाएंगे। ठीक है, अगर आपने वो क्लासें नहीं पढ़ी है तो इस क्लास का पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि सारे पॉइंट्स तो वहीं से क्लियर होते हुए आ रहे हैं। हम लोग बिल्कुल क्रम से चल रहे हैं, भूगोल शब्द से चल रहे हैं। भूगोल के शब्द के चलते चलते कहां आ गए हैं? ब्रह्मांड की उत्पत्ति। ठीक है, तो आइए प्रारंभ करते हैं। क्या ब्रह्मांड की उत्पत्ति? अब देखिए, जो हमारी सच में ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है ये 2 सिद्धांतों पर आधारित है। कितने सिद्धांतों पर आधारित है? ये 2 सिद्धांतों पर आधारित है। 2 सिद्धांतों पर आधारित है। सिद्धांत कौन कौन से हैं? एक है चिरसम्मति का सिद्धांत, यानी क्लासिकल थ्योरी, चिर सम्मति का सिद्धांत, और दूसरा है आधुनिक सिद्धांत या वैज्ञानिक सिद्धांत, साइंटिफिक थ्योरी। ठीक है, पहला कौन सा सिद्धांत है? पहला है चिर सम्मति सिद्धांत, चिर सम्मति सिद्धांत। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इसको बोलते हैं क्लासिकल थ्योरी। ठीक है, और दूसरा है आधुनिक सिद्धांत यानी वैज्ञानिक सिद्धांत। आधुनिक सिद्धांत, आधुनिक सिद्धांत, आधुनिक सिद्धांत तथा वैज्ञानिक सिद्धांत। वैज्ञानिक सिद्धांत, इसको क्या बोलते हैं? साइंटिफिक थ्योरी। साइंटिफिक थ्योरी। ठीक है, अब देखिए, जो हमारा पहला सिद्धांत है चिरसम्मति सिद्धांत, ये क्या है? ये किस पर आधारित था?
तो देखिए जो चिर सम्मति सिद्धांत है ये धार्मिक मान्यताओं पर आधारित था। किस पर आधारित था? धार्मिक मान्यताओं पर आधारित था। अगर भारत को देखा जाए तो ब्रह्मांड का अर्थ होता है कि ब्रह्म से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। किससे मानी जाती है? भारत के अनुसार अगर देखा जाए तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति ब्रह्म से मानी जाती है। ठीक है, तो जो हमारा चिर सम्मति सिद्धांत था ये किस पर आधारित है? ये धार्मिक मान्यताओं पर आधारित था। धार्मिक मान्यताओं पर आधारित था। किस पर आधारित था? धार्मिक मान्यताओं पर आधारित था, लेकिन इसको महत्व नहीं दिया गया। ठीक है, और दूसरा क्या है? दूसरा है इसमें आधुनिक सिद्धांत यानी वैज्ञानिक सिद्धांत। ये किस पर आधारित है? तो ये है बिग बैंग थ्योरी पर। बिग बैंग सिद्धांत जो है ये किस सिद्धांत पर आधारित है? आधुनिक सिद्धांत पर। ठीक है, बिग बैंग, यहीं से ब्रह्मांड की उत्पत्ति मानी जाती है। ठीक है, तो जो धार्मिक मान्यताओं का सिद्धांत है इसको मान्यता नहीं दी गई, लेकिन मान्यता किसको दी गई? मान्यता दी गई है बिग बैंग सिद्धांत को। ठीक है, क्लियर हुआ? जो बिग बैंग सिद्धांत है इसको महाविस्फोटक सिद्धांत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? इसको महाविस्फोटक के नाम से भी जाना जाता है। महाविस्फोटक, महाविस्फोटक के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ? ये बिग बैंग को किस नाम से जानते हैं? महाविस्फोटक सिद्धांत। यानी जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति है तो एक विस्फोट से ही तो हुई है, तो इसीलिए इसको नाम दिया गया है महाविस्फोटक सिद्धांत। ठीक है, तो अब हम लोग जानेंगे, पॉइंट बनाइएगा बिग बैंग सिद्धांत। नेक्स्ट पॉइंट बनाएंगे बिग बैंग सिद्धांत। बिग बैंग सिद्धांत। ये जो बिग बैंग सिद्धांत है ये किस प्रक्रिया पर आधारित था? तो देखिए जो बिग बैंग का सिद्धांत है ये किस भूगोलवेत्ता के द्वारा दिया गया है? तो ये दिया गया है जॉर्ज लेमेंटर के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया है? जॉर्ज लेमेंटर के द्वारा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जॉर्ज लेमेंटर के द्वारा किसका सिद्धांत दिया गया है? बिग बैंग थ्योरी का सिद्धांत दिया गया है। किसके द्वारा? जॉर्ज लेमेंटर के द्वारा। ठीक है, इन्होंने बताया जो बिग बैंग की थ्योरी है, बिग बैंग की थ्योरी के पहले ही पता चल चुका था कि ब्रह्मांड है इसका विस्तार लगातार बढ़ रहा है। क्या है? जो हमारा ब्रह्मांड है इसका विस्तार लगातार बढ़ रहा है। ये किसके द्वारा बताया गया था? ये बताया गया था एडविन लुट्येन के द्वारा। ठीक है, चलिए अब देखिए जो बिग बैंग सिद्धांत है ये संपूर्ण ब्रह्मांड जो है एक बिंदु में समाहित है। जो आप समझिएगा, इसको डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। जो बिग बैंग सिद्धांत है, जो हमारा पहले जो संपूर्ण ब्रह्मांड था ये किस पर आधारित था? सिर्फ एक बिंदु में समाहित था। किसमें था? एक बिंदु में समाहित था। ठीक है, जो पहले संपूर्ण ब्रह्मांड था किसमें समाहित था? सिर्फ एक बिंदु में समाहित था।
क्लियर हुआ? अधिक घनत्व के कारण, अधिक कोई भी चीज होगी जब इकट्ठी की जाएगी तो उसमें जाहिर सी बात है कि घनत्व अधिक हो जाएगा, दाव अधिक पड़ेगा। जब ये पूरा ब्रह्मांड सिर्फ एक बिंदु पर आधारित है, एक बिंदु में समाहित था, तो इसका घनत्व क्या हुआ? इसके घनत्व का कहा जाए तो इसका घनत्व बढ़ता गया। इसके घनत्व के बढ़ने के कारण इसमें क्या हुआ? विस्फोट हुआ। अधिक घनत्व के कारण इसने कांतिक घनत्व का रूप धारण कर लिया। किसका? कांतिक घनत्व का, यानी कांतिक का मतलब क्रांति, विस्फोट का। ठीक है, किसके कारण? अधिक घनत्व के कारण। अधिक घनत्व के कारण इसने कौन सा रूप धारण कर लिया? कांतिक घनत्व का रूप धारण कर लिया। कांतिक घनत्व का रूप धारण कर लिया। ठीक है, किसके कारण? इस पर अधिक घनत्व था, अधिक दाव था। देखिए, कोई व्यक्ति है, अगर उसको थोड़ा सामान दिया जाएगा, उस पर थोड़ा वजन दिया जाए रखने के लिए, तो उस पर दाव क्या रहेगा? कम रहेगा। अगर उस पर थोड़ा जा रहा, उस पर आप अधिक उसको वजन दे देंगे तो उस पर क्या होगा? दाव बढ़ जाएगा। जैसे समझिए एक बैलून लीजिएगा, गुब्बारा। ठीक है, जब खाली गुब्बारा लीजिएगा, उस पर छोटे छोटे बिंदु बनाइएगा। ठीक है, उसके बाद उसमें एयर भरिएगा, वायु भरिएगा। जब वह लगातार बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, तो इसमें क्या होगा? जो छोटे छोटे बिंदु बनाए थे उनका क्या होगा? विस्तार होता जाएगा। क्या होगा? विस्तार होता जाएगा। जब उसमें वायु कब तक भरेगी? जब तक उसमें घनत्व का सहन करने का जो घनत्व है उसको बर्दाश्त कर पाएगा, तभी तक। तो जब जितना उसमें घनत्व होगा उतनी वायु अपने अंदर समाहित कर पाएगा या नहीं। अगर अधिक उसमें वायु भर दोगे घनत्व से अधिक, तो गुब्बारा क्या होगा? फूट जाएगा। सेम उसी प्रकार ये हमारा बिग बैंग का सिद्धांत है। ठीक है, तो इसने अधिक घनत्व के कारण कांतिक घनत्व का रूप धारण कर लिया। ठीक है, इससे क्या हुआ? विस्फोटक हो गया। क्या हुआ? विस्फोटक हो गया। ये क्या हुआ? इसमें जो गोला था, जो एक बिंदु था, इसमें क्या हुआ? विस्फोटक हो गया। अधिक घनत्व के कारण, अधिक दाव के कारण, अधिक प्रेशर के कारण इसमें क्या हुआ? विस्फोट हो गया। ये जो गोला है, एक अंश था, जो एक बिंदु था, क्या हुआ? बिखर गया। ठीक है, तो इसलिए इस बिंदु का एक अन्य नाम दिया गया है। उस बिंदु को क्या कहते हैं? विलक्षणता का सिद्धांत भी इस सिद्धांत को जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? विलक्षणता के नाम से भी जाना जाता है। इस विस्फोटक को क्या और किस नाम से जाना जाता है? विलक्षणता। इसको विलक्षणता भी कहा जाता है। विलक्षणता भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? इस विस्फोटक को विलक्षणता भी कहा जाता है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। पहले विस्फोटक हुआ था, विस्फोटक होने के बाद चारों तरफ इसके क्या पदार्थ थे, क्या हुए? फैलते चले गए, फैलते चले गए। और जो छोटे छोटे धूल के कण थे पूरे ब्रह्मांड में क्या हुए? फैल गए। इन्हीं से खगोलीय पिंडों का निर्माण हुआ।
जो इसका विस्फोट हुआ, बिग बैंग सिद्धांत पर आधारित जो विस्फोट हुआ, इसमें क्या हुए, जो छोटे छोटे कण थे, जब ये बिखर गया था विस्फोट के समय, इससे क्या हुआ, खगोलीय पिंडों का निर्माण हुआ। सूर्य, चंद्रमा, तारे, पृथ्वी, अन्य जो ग्रह हैं जैसे आकाश गंगाएं, इन सभी का निर्माण कहां से हुआ है, ब्रह्मांड में बिग बैंग के सिद्धांत पर आधारित जो कल्पना की गई है इस पर हुआ था। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए, इस विस्फोटक के कारण विभिन्न प्रकार के, जब ये विस्फोटक हुआ, क्या हुआ, जब ये विस्फोटक हुआ तो इसमें विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का इसमें क्या हुआ, आपस में ये क्या हुए, जुड़ने लगे। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। विस्फोटक के बाद इसमें कौन कौन से अणु निकले, विस्फोटक के बाद इसमें इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, इसमें क्या हुए, अणु निकले। ठीक है, जो इसमें जो अणु निकले, इन अणुओं को आपस में मिल जाने के बाद एक परमाणु का निर्माण हुआ। जब अणु आपस में मिलते हैं तो किसका निर्माण होता है, परमाणु का निर्माण होता है। क्लियर हुआ। तो ये नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। ले ली सभी ने स्क्रीनशॉट। चलिए, अगर आपको ये क्लास अच्छे से क्लियर हो रही है, समझ में आ रही है, तो एक बार सभी लोग क्लास को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, ताकि इसमें अन्य लोग भी जुड़ सकें, अन्य लोग भी इसको पढ़ सकें, अन्य लोग भी इसको जान सकें कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, इसमें किस प्रकार विस्फोटक हुआ, ये किस सिद्धांत पर आधारित है। चलिए, जब विस्फोटक हुआ इसमें क्या था, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन अणु निकल कर आए। जब ये अणु आपस में मिल गए, कौन कौन से, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, जब ये अणु आपस में मिल गए तो इसमें किसका निर्माण हुआ, एक परमाणु का निर्माण हुआ। क्या बन के आया, एक परमाणु बन गया। ठीक है, अब परमाणु का अपना द्रव्यमान होता है, ये सभी जानते हैं, जो परमाणु होता है उसमें अपना क्या होता है, द्रव्यमान होता है। तो इसके द्रव्यमान के कारण, किसके, परमाणु के द्रव्यमान के कारण, द्रव्यमान के कारण गुरुत्व बल का निर्माण हुआ। किसका, गुरुत्व बल का निर्माण हुआ। किसके कारण, परमाणु में द्रव्यमान के कारण एक बल निकल के आया, उसको क्या कहेंगे, गुरुत्व का बल, यानी गुरुत्वाकर्षण बल। किससे निर्माण हुआ, द्रव्यमान से गुरुत्व बल का निर्माण हुआ। ठीक है, गुरुत्व बल का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ, गुरुत्व बल का निर्माण हुआ। किसके कारण, परमाणु में द्रव्यमान के कारण। ठीक है, अब देखिए, जो गुरुत्व बल है इसमें आकर्षण भी होगा और विकर्षण भी होगा। ये जो गुरुत्व बल है दो प्रकार से कार्य करता है, आकर्षण से और विकर्षण से, मतलब अपनी ओर आकर्षित करता है और दूसरी ओर छोड़ता भी है। ठीक है,
इस गुरुत्व बल में और क्या था? आकर्षण और विकर्षण। ठीक है, ये दो तरह से काम करता था, आकर्षण और विकर्षण। इतना क्लियर हुआ? यहाँ पर आकर्षण की दृष्टि से देखा जाए या कहें आकर्षण के कारण यहाँ पर हाइड्रोजन की उपस्थिति हुई। किसके कारण? आकर्षण के कारण हाइड्रोजन की उपस्थिति हुई। हाइड्रोजन की उपस्थिति हुई या प्राप्त हुई। ठीक है, किसके कारण हुई? आकर्षण बल के कारण। क्लियर हुआ? अब देखिएगा, ये जो हाइड्रोजन है इसकी उपस्थिति में क्या हुआ? इसकी उपस्थिति के कारण उपस्थित हुई। अब देखिए, जो हाइड्रोजन है ये आपस में क्या हुए? जुड़ने लगे। आपस में क्या होने लगे? जुड़ने लगे। इन्हीं जुड़ाव के कारण इनमें समस्थानिक बनना शुरू कर दिया। किसने? हाइड्रोजन ने इस जुड़ाव के कारण समस्थानिक बनना शुरू कर दिया। क्या बनना शुरू कर दिया? समस्थानिक बनना शुरू कर दिया। ठीक है, अब देखिए समस्थानिक किस प्रकार से बनते हैं आप लोग जानते हो। 1H1 1H1 1H2 1H3, यानी 1H1 हाइड्रोजन। 1H1 क्या है? हाइड्रोजन। और 1H2 क्या है? 1H2 है ड्यूटेरियम। क्या है? ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम। 1H2 क्या है? ड्यूटेरियम। और 1H3 है ट्राइटेरियम। क्या है? ट्राइटेरियम। ट्राइटेरियम। क्लियर हुआ? जो समस्थानिक इस प्रकार बनते हैं 1H1 1H2 1H3 1H1 हाइड्रोजन 1H2 ड्यूटेरियम 1H3 ट्राइटेरियम। क्लियर हुआ? अब देखिए, जो समस्थानिक बने हुए थे ये जो अणु, इनने भी आपस में मिलना शुरू कर दिया। जब ये आपस में जुड़ने लगे, क्या है? जब ये आपस में जुड़ने लगे तो यहां पर हीलियम का निर्माण प्रारंभ हो गया। किसका निर्माण प्रारंभ हो गया? हीलियम का निर्माण प्रारंभ हो गया। 1H1 प्लस 1H2 जब ये आपस में जुड़ गए, आपस में मिलने लगे, तो यहाँ पर किसका निर्माण हुआ? तो यहाँ पर हीलियम का निर्माण हुआ। हीलियम का। ठीक है, किसका निर्माण हुआ? हीलियम का निर्माण हुआ। जब हीलियम का निर्माण हुआ तो यहाँ पर ऊर्जा भी अधिक प्राप्त हुई। क्या प्राप्त हुआ? ऊर्जा भी अधिक प्राप्त हुई। किसके कारण? जो हाइड्रोजन थे, हाइड्रोजन की समस्थानिक प्रक्रिया के कारण, यानी कि हाइड्रोजन ड्यूटेरियम ट्राइटेरियम के मिलने के कारण कौन सी गैस निकल कर आई? हीलियम। ठीक है, आप सभी लोग जानते हो हीलियम सबसे पावरफुल एयर है। सबसे अधिक एनर्जी किस गैस में होती है? हीलियम में। जब यहाँ पर हीलियम का निर्माण हुआ
तो यहाँ पर ऊर्जा भी अधिक प्राप्त हुई। क्या? ऊर्जा भी अधिक प्राप्त हुई। क्लियर हुआ? अब देखिए, जो ये आपस में मिले थे, यहां से एक प्रक्रिया शुरू हुई, उस प्रक्रिया को कहते हैं नाभिकीय संलयन प्रक्रिया। किस नाम से जानते हैं उसको? नाभिकीय संलयन प्रक्रिया। नाभिकीय संलयन प्रक्रिया कहां से प्रारंभ हुई? हाइड्रोजन ट्रिटियम और ट्राइटियम के मिलने से कौन सी प्रक्रिया प्रारंभ हो गई? नाभिकीय संलयन प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। ठीक है, जब लगातार नाभिकीय संलयन प्रक्रिया होती गई तो यहाँ एक चमकदार तारे का निर्माण हुआ। देखिए, जो हमारी जो नाभिकीय संलयन प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी, ये लगातार होती रही। क्या हुआ? ये लगातार होती रही, लगातार होती रही। तो इसके लगातार होने से एक चमकदार तारे का निर्माण हुआ। इतना नोट कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी क्रम में। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए, ले ली सभी ने? अब देखिए, नाभिकीय संलयन प्रक्रिया के लगातार होने से नाभिकीय संलयन प्रक्रिया के लगातार होने से किसका निर्माण हुआ? एक चमकदार तारे का निर्माण हुआ। होने से एक चमकदार तारे का निर्माण हुआ। तारे का निर्माण हुआ। इसी चमकदार तारे को हम लोग किस नाम से जानते हैं? कोई बताएगा? जो नाभिकीय संलयन प्रक्रिया के होने से एक चमकदार तारे का निर्माण हुआ, जो ये तारा बना, इस तारे को हम लोग किस नाम से जानते हैं? इसको जानते हैं सूर्य। सूर्य एक क्या है? यहां से एक प्रश्न बनता है, निम्न में से सूर्य किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? ऑप्शन में आता है आकाशगंगा, ग्रह, उपग्रह या फिर तारा। तो जो सूर्य है किस श्रेणी के अंतर्गत आएगा? सूर्य एक तारे के अंतर्गत आएगा। इसी तारे का निर्माण हुआ था नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया से। क्लियर हो गया? आज आप लोगों ने जान लिया कि सूर्य का निर्माण किस प्रकार से हुआ। चलिए, अब देखिए, जब एक तारा बना, सबसे बड़ा तारे का निर्माण हो गया, इसके बाद छोटे छोटे तारे बनते गए इस प्रकार के। कोई लगातार सर्पिलाकार का बना, इस प्रकार के बने। कोई दीर्घाकार बना, इस प्रकार के। मतलब अनेक अलग अलग तरह की आकृतियों का रूप धारण किया। ठीक है, कोई इस प्रकार का बना, कोई इस प्रकार का बना, कोई इस प्रकार का बना। ठीक है, तो ये सभी क्या कहलाए? यानी छोटे छोटे तारों का झुंड क्या कहलाया? छोटे छोटे तारों का झुंड आकाशगंगा कहलाया। तो अब आप लोग ये भी जान गए कि आकाशगंगा का निर्माण कहां से हुआ, कैसे हुआ। आकाशगंगा का
निर्माण हुआ, या इन्हें क्या कहते हैं, छोटे छोटे झुंडों को, तारे के छोटे छोटे झुंडों को आकाशगंगा कहते हैं। नोट कर लीजिएगा, तारों के छोटे छोटे झुंडों को, तारों के छोटे छोटे झुंडों को आकाशगंगा कहते हैं, गैलेक्सी कहते हैं। ठीक है, आकाशगंगा कहते हैं। अब आप लोग जान गए हमारे ब्रह्मांड में ओनली एक ही आकाशगंगा नहीं है, बहुत सारी आकाशगंगाएं हैं। मंदाकिनी जैसी बहुत बड़ी बड़ी और बहुत छोटी छोटी आकाशगंगाएं ब्रह्मांड में पाई जाती हैं। इस सूर्य से बहुत सारे सूर्य पाए जाते हैं, बहुत सारी पृथ्वी पाई जाती है, यानी कि देखा जाए तो बहुत ग्रह हैं, बहुत उपग्रह हैं, ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था। ठीक है, अब आप लोगों ने ये भी जान लिया कि ब्रह्मांड का निर्माण किस प्रकार हुआ। ब्रह्मांड के अंतर्गत तारा और छोटे छोटे तारे और एक मेन चीज, एक महत्वपूर्ण चीज का निर्माण हुआ, क्या है, आकाशगंगा। क्या है, गैलेक्सी, गैलेक्सी। ठीक है, क्लियर हुआ इतना। चलिए इसके बाद देखिए, जो ब्रह्मांड से या आकाशगंगा से प्रश्न बनते हैं उनको हम लोग, जो छोटे छोटे बिंदु बनेंगे, जो प्रश्न बनेंगे उनको देखेंगे। उससे पहले इसमें एक पॉइंट और रह जाता है, उसको क्लियर कर लेते हैं जल्दी से, फटाफट। ठीक है, तब तक एक बार आप लोग क्लास को शेयर कर दें। चलिए अब देखिए, जो छोटे छोटे झुंड थे उनसे एक आकाशगंगा का निर्माण हुआ। तो आकाशगंगा को 3 सिद्धांतों पर, या कहा जाए आकार के आधार पर 3 प्रकार से बांटा गया। कितने प्रकार से बांटा गया, 3 प्रकार से बांटा गया। आकाश गंगा को 3 प्रकार में बांटा गया। क्लियर हुआ, कितने प्रकारों में बांटा गया, 3 प्रकारों में बांटा गया। किसके आधार पर, आकार के आधार पर, आकार के आधार पर इसे 3 प्रकार में बांटा गया, 3 रूपों में रखा गया। कौन कौन से हैं 3 रूप। पहला है सर्पिलाकार आकाशगंगा, सर्पिलाकार आकाशगंगा। दूसरा है दीर्घवृत्ताकार आकाशगंगा, दीर्घ वृत्ताकार आकाशगंगा। और तीसरा है निराकार आकाशगंगा, जिसका कोई आकार नहीं होता है, निराकार आकाशगंगा। ठीक है, पहला कौन सा है, सर्पिलाकार, दूसरा दीर्घवृत्ताकार, तीसरा निराकार। ठीक है, अब देखिए जो आकाशगंगा से पॉइंट बनते हैं, जो हमारे एग्जामों में ज्यादातर पूछे जाते हैं, एक प्रश्न बनता कि ब्रह्मांड की सबसे बड़ी आकाशगंगा को किस नाम से जाना जाता है। पॉइंट बनाइएगा, ब्रह्मांड की सबसे बड़ी आकाशगंगा।
आप लोग आंसर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अब एक यहीं पर एक और प्रश्न बनता है कि जो हमारा सौर मंडल है ये किस आकाश गंगा में स्थित है? क्या है? हमारा सौर मंडल, हमारा सौर मंडल किस गैलेक्सी यानी आकाश गंगा में स्थित है? किस गैलेक्सी में स्थित है? अब एक और यहाँ पर प्रश्न बनता है कि हमारी जो आकाश गंगा है मंदाकिनी, उसके नजदीक कौन सी आकाश गंगा है? हमारी गैलेक्सी के नजदीक कौन सी गैलेक्सी पाई जाती है या होती है? सीधा सीधा कर लीजिएगा, है। ठीक है, अब आंसर दीजिएगा। तो देखिए, ध्यान देना है सभी को। जो ब्रह्मांड की सबसे बड़ी आकाश गंगा है इसको हम लोग जानते हैं लाइमन अल्फा बिलॉस्प के नाम से। किस नाम से जानते हैं? लाइमन अल्फा बिलॉस्प के नाम से जानते हैं। लाइमन अल्फा बिलॉस्प के नाम से जानते हैं। किसको? जो ब्रह्मांड की सबसे बड़ी आकाश गंगा है, कौन सी है? लाइमन अल्फा बिलॉस्प सबसे बड़ी आकाश गंगा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हमारा सौर मंडल किस गैलेक्सी में स्थित है? तो हमारा सौर मंडल मंदाकिनी आकाश गंगा में स्थित है। किसमें स्थित है? मंदाकिनी आकाश गंगा में स्थित है। मंदाकिनी गैलेक्सी में स्थित है। ठीक है, अब यहाँ पर अगला प्रश्न है कि हमारी गैलेक्सी के नजदीक कौन सा ग्रह है? तो हमारी ग्रह नहीं, कौन सी गैलेक्सी है, कौन सी आकाश गंगा है। ठीक है, तो कौन सी है? सभी लोग आंसर करेंगे। सभी लोग बताएंगे एक बार इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। ये आप लोगों के लिए लेकिन इजी है, आपको आंसर देना है इसका। क्लियर? तो ये थी हमारी ब्रह्मांड की उत्पत्ति। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी, अच्छे से समझ में आई होगी। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आपको ये क्लास कैसी लगी, समझ में आई या नहीं आई। अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको उसका सॉल्यूशन जरूर देंगे। ठीक है, तो एक बार सभी लोग क्लास को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, और जो साथी इस क्लास में पहली बार जुड़े हैं, पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो पाने जो भी डाली जाए सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। ठीक है, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।